Hello, sir. Welcome to Profit with Purpose. I am Anshika Tawar, Junior Executive Member at Youth India Foundation SRCC, and here with me is Shubhankar Pal, the President of Youth India Foundation SRCC. And we have Mr. Ranjan Mistry, the founder of Campus Varta and Women's School of Entrepreneurship. Mr. Ranjan Mistry is a visionary leader and he is driving innovation across the sectors like youth development, leadership, and women empowerment. His journey of leading sustainable change, creating business line, and making real impact is truly inspiring and impressive. So today we are looking forward to learn from his journey and to learn how social entrepreneurship can fuel both business growth and social change. Thank you, Ansika. Sir, you can tell Sir, we us are about yourself. Okay, सो सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने रीच किया और मुझे इनवाइट किया। बेसिकली मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। और पटना में ही सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो भी ऑफिसेज या जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम है मेरा मोस्टली बिहार में है। उसका एक वजह ये भी है कि बड़े शहरों में हम लोग चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। बट आप अगर बिहार जैसे स्टेट्स को देखेंगे या और भी रूरल पार्ट को देखेंगे इंडिया में, तो उन्हें डेवलप करने के लिए आपको कम से कम 2 डिकेड आपको देने पड़ेंगे। आप ऐसा सोच के चल रहे हैं ना कि अ, हम 1 डिकेड में 2 साल या 3 साल 5 साल में हम लोग कर लेंगे या कोई चीज़ें डेवलपमेंट कर देंगे रूरल पार्ट पे या फिर इस तरह के स्टेट्स में, तो ये पॉसिबल नहीं है। और आप अगर ये सोचकर स्टार्टअप डोमेन में या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट पे या किसी भी पार्ट में आप घुस रहे हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग वाला एक क्वेश्चन है। और आपको कुछ साल बाद खुद पे सेल्फ डाउट होने लगेगा। तो मोस्टली मैं बिहार में काम कर रहा हूँ। और इसी तरह एक तो ये चीज़ें हैं जो यूथ सोचते नहीं है, या चीज़ें हैं कि उन्हें लग रहा है कि हम जो है स्टार्टअप्स में घुसेंगे और 2 साल में हमने $1 million में फंड रेज किया और चीज़ें बन जाएंगी। बट जब भी बिहार जैसे स्टेट, बिहार, यूपी या सेवन सिस्टर्स जैसे स्टेट्स आते हैं, तो उसमें ये चीज़ें बहुत एक ये बोल सकते हैं हम लोग कि ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको एटलीस्ट 1 डिकेड आपको देना पड़ेगा, 10 साल मिनिमम देने पड़ेंगे, तब जाकर बेसिक चेंजेस दिखेंगे। अभी मुझे काम करते हुए करीबन 15 साल हो गए हैं। और जब मैं 16 का था तब से काम कर रहा हूँ। आज की डेट में 28 ईयर्स का एज है। पिछले 10 सालों में हमने बिहार में बहुत से चेंजेस देखे हैं। चाहे वो सोसाइटी लेवल पे हमने देखा है या गवर्नमेंट्स के पार्टिसिपेशंस पे देखा है। हर तरीके से बाहर से लोग अब आ रहे हैं। पहले बाहर के लोग नहीं थे, यहाँ से मोस्टली लोग माइग्रेट ही कर जाते थे। बट पिछले 10 सालों में हमने बहुत से चेंजेस देखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट टू पॉलिसी मेकिंग से लेकर सारी चीज़ें, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, मॉनेटरी फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो मोस्टली हम लोग बिहार में ही काम कर रहे हैं। और उसके इर्द गिर्द एक दो वेंचर्स हैं, कुछ में मैं स्टेक होल्डर्स हूँ, एज अ इक्विटी होल्डर हूँ, कुछ जगह एडवाइजर्स हूँ। और मोस्टली जो मेरे काम हैं वो इस तरह के हैं कि एक तो नॉन डॉक्यूमेंट पे है। बहुत से स्टार्टअप्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें मैं ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में नहीं हूँ। बट मैं ना ही उनसे मैं कोई चार्ज कर रहा हूँ, बट वो चीज़ें एक ग्राउंड है कि मैं इकोसिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, तो हम उनके लिए सिर्फ काम कर रहे Okay, sir, your journey is very inspiring. So, sir, can we begin with the questions now? ओके। सो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैसे मैं 18 साल की हूँ, मैं भी हैं। बिजनेस पढ़ रही हूँ, और आपने दो दो बिजनेस एस्टेब्लिश किए हैं, कैंपस वार्ता और वुमेन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि मुझे ये दोनों बिजनेस स्टार्ट करने हैं? आपको आइडिया कैसे आया इनको एस्टेब्लिश करने का? ओके, तो अंशिका, सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग ये सोचकर नहीं करते हैं कि हमें यही करना है। ठीक है। हम्म। इसके पहले हमने कई वेंचर्स मेरे खुद के आए हैं जो फेल हुए हैं। उसके अलावा फिर हमने कई और लोगों के साथ में वेंचर्स उनमें हेल्प किया है, जो कुछ सक्सेस हो रहे हैं, कुछ अभी एक नॉर्मल स्टेज पे हैं, कुछ जो हैं ग्रो हुए हैं। तो मेजरली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के हैं लोग, वो कोई भी एज ग्रुप के लोग हैं,
तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉब्लम का फिगर आउट करना, कि हम क्या प्रॉब्लम हमको दिख रहा है, या फिर हम उसको क्यों सॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि आप जैसे ही आपको ये दिखेगा ना कि यूएस में ये चीजें चल रही हैं, कनाडा में ये चीजें चल रही हैं, हम इंडिया में भी कर देंगे तो हम लोग बहुत पैसा बना लेंगे, तो आपको कुछ साल बाद जो है उस चीज से डिटैचमेंट होना शुरू होगा। जब पैसे नहीं आएंगे ना, तो डिटैचमेंट होना शुरू होगा, और आप 2 साल में 3 साल में आप वेंचर बंद कर देंगे। आपने मोस्टली चीजें सुनी होंगी कि इंडिया में या ओवरऑल जो है 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। उस 95% में लगभग 50 to 60 to 70% जो है अ, ये जो प्रॉब्लम मैपिंग वाला जो है ना, वो या फिर फाउंडर का डिटैचमेंट की वजह से स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। अब उन्हें लग रहा है कि अब इसमें पैसे नहीं आएंगे या ये चीजें सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं आए थे, वो डायरेक्टली सिर्फ सॉल्यूशन पे आ गए थे कि अच्छा हम ये कर देते हैं, हमें हमें ऐप डेवलपमेंट आता है, हम एक ऐप बना देते हैं। विद इन अ नाइट आपने एक डोमेन खरीदा और चीजें कर दी और आपने बना दिया। 1 महीने आपको लगे कोडिंग करने में और आपने बना दिया। बट उस चीज को चलाने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ता है। तो ये चीज बहुत मैटर करता है कि आप जो है उस चीज को प्रॉब्लम को कैसे फिगर आउट कर रहे हैं, और उसमें आप उस चीज से आप कितने इम्पैक्ट आप इम्पैक्टेड हैं, या आपकी कम्युनिटी इम्पैक्टेड है। तभी आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आइएगा, तो वो चीजें आपकी बन पाएंगी। Yes, sir. Truly agree with your saying. And the next question is कि आपने वो मूवी देखी होगी मोस्ट प्रोबेबली मिशन मंगल, है ना? तो उसमें एक ऐसे सीन दिखाते हैं कि वो लोग एरोस्पेस इंजीनियर होते हैं, और उसमें एक सीन दिखाते हैं कि उनके साथ क्या होता है, कि वो सोचते हैं कि अब तो हमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही करनी है, हमें अब तो ये एयरक्राफ्ट्स ये सब कुछ बनाने हैं, स्पेसशिप्स वगैरह। सो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा इंसिडेंट था आफ्टर दैट यू थॉट कि नो, नाउ जस्ट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? ये जो चीजें हैं ना, मैं थोड़ी सी स्टोरी बैक स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरे फादर जो हैं वो मेरे फादर जो हैं वो कारपेंटर हैं, और हमारी पूरी फैमिली जो है वो कारपेंटरी करती है डेली वेजेस पे। सो मैंने 10th तक 12th तक जो है अपनी एजुकेशन के खर्चे खुद निकाले, ट्यूशंस लेकर या फिर किसी और तरीके से मैनेज करके। सो आफ्टर 12th आई गॉट एनआईटी पटना। बट मेरे पास उस समय फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। सो हुआ ये कि एडमिशन तो हुई नहीं, और मुझे करना था बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरी कोडिंग और वो चीज़ों में इंटरेस्ट था, काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मुझे दूसरे ब्रांच लेने नहीं थे, और दूसरे कॉलेज में मैं मतलब जाना नहीं चाह रहा था। तो वहां से ये चीज़ें छूट गई, और उसके बाद क्या हुआ कि सारे दोस्त जितने थे स्कूल के कॉलेज के, वो सारे के सारे जो है माइग्रेट कर गए। और बिहार में बिहार में फिर कोई दोस्त यार, ये कॉलोनी में दोस्त यार नहीं मिल रहे थे। और एक जो सबसे बड़ी चैलेंज जो स्टूडेंट्स के साथ जब हम बैठते थे, तो वहां था कि माइग्रेट क्यों हो रहे हैं। तो एक तो एजुकेशन की वजह से, दूसरा जॉब नहीं है यहाँ पे। बिहार में आज भी जो है आपका 80% जो है वो माइग्रेशन रेट है। तो जॉब बहुत बड़ा क्रूशियल है। तो पहली चीज मुझे दिखी कि एजुकेशन को थोड़ी सी सुधारने की जरूरत है। सो आई वर्क विद सेवरल कॉलेजेस, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, कि हम वहाँ पे रिवैम्प कैसे कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों पे। आइदर इट्स इंक्यूबेशन सेंटर्स, जॉब प्लेसमेंट्स, या क्वालिटी एजुकेशन स्कूल्स में हम कैसे चीज़ों को रिवैम्प कर सकते हैं। तो उस पे मैं काम करना शुरू किया। उस समय हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बस थी कि एजुकेशन में हमें कुछ सुधार करनी है। उसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम दिख रहा था कि वो जॉब का माइग्रेशन जो है, कि बच्चे अगर पढ़ भी ले रहे हैं या चीज़ें हो जा रही हैं, तो वो माइग्रेट कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये दो कंसर्निंग जो थी वहां पे हमने ट्रिगर किया, और वहां से ये चीज़ें बनी हैं। सॉरी, इंस्पायरिंग सर। आपने बहुत अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल किए हैं। सो आई वुड नाउ आई वुड लाइक शुभांकर टू टेक ऑन। ओके। सर, योर जर्नी इज ट्रूली इंस्पायरिंग। तो अम, हम जानना चाहते हैं कि अ, आप क्या ऐसा चीज मानते हैं दैट समथिंग दैट द यूथ अभी नीड्स
to truly understand about एजुकेशन, लाइक अभी एजुकेशन सिस्टम में क्या लैकिंग है जिसकी वजह से यूथ, नॉट जस्ट इन बिहार बट द एंटायर कंट्री, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वाई ऐसा कहा जाता है इन स्टेटिस्टिक्स कि ओवर 80% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो ये जो चैलेंजेस हैं इनको एड्रेस करने के लिए अभी क्या मेजर्स हमें लेना पड़ेगा सर? अ, अभी जो चीजें चल रही हैं ना इंडिया में, मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आईआईटी है या आईएम है, या फिर और भी दूसरे जो यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो उनका सिलेबस बहुत आउटडेटेड है। जो पढ़ा रहे हैं वो रियल लाइफ में कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और एटलीस्ट तो वो 2 डिकेड 1 डिकेड पीछे का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। और रिसेंट में बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं। अभी जो एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं, उसमें जो चीजें ड्रामेटिक चेंज हुए हैं, तो उससे अब चीजें थोड़ी सी दिखेंगी हमें चेंजेस। बट इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 5 ईयर 10 ईयर्स वो समय लेगा। क्योंकि मेजरली जो अभी जो चीजें चाहिए वो अभी के हिसाब से स्किल सेट चाहिए, जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर साइंस में अगर बात करता हूँ, तो बहुत से बच्चे जो हैं पीएचपी जावा या फिर आप ये कह लो कि कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मार्केट में चल रहा है, वो कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो आउटडेटेड पढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर आप इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, तो जैसे आप बिहार जैसे स्टेट्स में देखेंगे या बहुत से स्टेट्स में देखेंगे, तो बिना मैथ्स का आपका इकोनॉमिक्स नहीं होगा। बट बिहार में क्या है, या मोस्टली स्टेट्स इस तरह के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं कि आप जो है इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स कर लें, उसके साथ हिस्ट्री ले लें, आपका काम हो जाएगा। बट जैसे ही वो फिर मास्टर्स के लिए जाते हैं या बाहर जाते हैं, या चीजें जब वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में घुसते हैं, तो वहाँ मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो स्किल सेट की बहुत डिपेंडेंसी होती है, जो अभी कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। वो भी दे रहे हैं तो बहुत लिमिट में दे रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, उनका अपग्रेडेशन कॉलेज में सिलेबस में उसको लाने की जरूरत है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ये चीजें जब आएंगी तब वो डेवलपमेंट दिखेगा। सर तो ये जो अभी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको कैसे कॉम्बैट करने में कैंपस वार्ता एंड वुमेन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हेल्प कर रहे हैं? एक जो चीजें हैं कैंपस वार्ता में, तो कैंपस वार्ता बेसिकली अभी तक जो है वो न्यूज पार्ट की तरह काम कर रहा था रूरल इंडिया में। रूरल स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की कवर कवर करते थे, और कई और ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज के साथ मिलकर जो है ऑन कैंपस ट्रेन करते हैं चीज़ों को, स्टूडेंट्स को अलग अलग जब चीज़ें जरूरत पड़ती हैं, तो हम लोग उस तरह के प्रोग्राम्स उनके लिए कर रहे हैं। वुमेन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक तरह का हमारा कैरिकुलम है इंडियन एस्पेक्ट्स में, जो 9 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें हम ग्रामीण महिलाओं को, स्कूल की बच्चियों को 3 प्रोग्राम उसमें चलते हैं। और उसमें जो है हम लोग रियल लाइफ पे और रियल केस स्टडीज पे और रियल सिनेरियो में जो बिजनेस में जरूरत है, वो टेक्निक्स हम उन्हें सिखा रहे हैं। चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हैंडलिंग हो, डिजिटल प्रेजेंस हो, या फिर आपके लीगलिस्ट फाइनेंस का हिस्सा हो, कुछ भी हो, उसमें वो सारी चीजें 9 दिन में हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके। सो सर, बस 9 दिन में इतने वैरायटी ऑफ स्किल सेट्स जो हैं इनका प्रॉपर ट्रांसमिशन हो जाता है? 9 डेज इज इट रियली एनफ टू टीच नो, स्टूडेंट्स? 9 दिन में हम उन्हें सिर्फ एसिलरेट कर पा रहे हैं। बट उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट्स या फिर कोई महिला जो है वेंचर लेके आ रहे हैं, तो हम उन्हें हैंड टू हैंड उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं जब उन्हें जरूरत हो रही है। जैसे अब एक हमारे यहाँ है नमिता आजाद करके हैं। इनकी एज जो है लगभग 53 के आसपास में है, और ये डॉल बनाती है, कन्या पुत्री डॉल हमारे यहाँ चंपारण में बनती है। वो खत्म हो चुका था, उस ट्रेडिशन को वो जिंदा रखी हुई है। अब उसको हम लोग निफ्ट के बच्चों के साथ कोलैब करके, और फिर बहुत से जगह पे प्लेटफॉर्म्स देकर उन्हें और चीज डिस्प्लाइज करके हम लोग चीजों को ला रहे हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं है कि आप अगर, प्रॉब्लम कहाँ है कि इंडिया में जो भी आईआईटी आईएम और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स बनाकर दे दिए हैं कि आप इतने का कोर्स ले लो, हम 2 महीने 3 महीने का आपको हम जो है कोर्स करा देंगे, और आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। और मोस्टली लोग जो है सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं। बट हमारा प्रोग्राम उस तरीके से डिजाइन किया गया कि हम सर्टिफिकेट ना, हम वहां से रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोड्यूस कर पाए, ताकि वो इम्पैक्ट दिखे। हम सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर आप एस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, तो हम जो है आपको आपको अपने वाले प्रोग्राम्स में लेंगे,
और उसमें हम आपको बेसिक चीजें सिखा देंगे, और आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या चीजें हैं तो आपको नेटवर्क कनेक्शन और जहाँ पे मेंटरिंग की जरूरत है या जो भी सपोर्ट की जरूरत है वो हम ईयर लॉन्ग आपको देंगे, चाहे वो स्टूडेंट के साथ हो या इंडस्ट्री के साथ हो या इन्वेस्टर के साथ हो, जैसे भी हो वो हम करेंगे। That's wonderful, sir. That's wonderful. Now, on to Anshika. Please continue. Okay, sir. I also think we are on the same plate. We also think the education system is outdated. And nowadays, people are like mostly working for CV pointers, not skills, Yeah. according to me. ओके सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे इज दैट कि आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं एंड अ सोशल एंटरप्रेन्योर अर्न्स बोथ प्रॉफिट एज वेल एज मेक अ सोशल वेलफेयर एंड सोशल इम्पैक्ट। सो सर, आप प्रॉफिट को तो मेज़र करने के बहुत तरीके हैं। आप अपना रिवेन्यू मेज़र कर सकते हैं, आप प्रॉफिट मेज़र कर सकते हैं, बट हाउ डू यू मेज़र दैट सोशल इम्पैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग एंड दैट सोशल वेलफेयर? इसमें जो है ऐसे तो फाइनेंस का हिस्सा वाले प्रॉफिट वाली पार्ट पे बहुत सी चीजें हैं। इसमें एक आता है सोशल इम्पैक्ट और सोशल इकोनॉमी, ठीक है। उसमें हम लोग इसके बहुत से पैरामीटर हैं जहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं। हमने कितने लोगों को इम्पैक्ट किया, उनके उनके पर हाउस होल्ड या पर इंडिविजुअल पे हमने कितना ग्रोथ किया रेवेन्यू के पार्ट पे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने मान लेते हैं नमिता आजाद जो है महिला हैं, वो घर में डॉल्स बनाती थी। आज के डेट में अगर उन्होंने हमारे थ्रू जो है कई महिलाओं को ट्रेन किया, लड़कियों को ट्रेन किया, अब वो डॉल्स बना रही हैं, वो हर सबके यहाँ जो है अगर महीने का अगर 3,000 रुपये भी इनकम जा रहा है तो वो हाउस होल्ड हम कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा ठीक है, इतनी महिलाओं को उन्होंने हमने इनको ट्रेन किया, अब इन ये उनको ट्रेन कर रहे हैं और इतने लोगों का घर चल रहा है या चीजें इतनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो ये मेजर पार्ट है जहाँ पे हम लोग इम्पैक्ट को काउंट करते हैं। दैट्स नाइस सर, क्योंकि बिजनेस तो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, बट इफ़ यू आर डूइंग सोशल वेलफेयर देन दैट इज़ तो ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी कि ये ऐसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, या फिर आप कुछ नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हो अपने बिजनेस में, तब आपके पास प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप उनको कैसे एड्रेस करते हो, आप उनको कैसे ओवरकम करते हो उन प्रॉब्लम्स को? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टीम के साथ डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उसके बिना नहीं कर सकते। दूसरी चीजें हैं कि आपको फैक्ट एंड फिगर्स एंड डेटा आपको पता होना चाहिए। आइदर इट्स गूगल, आइदर इट्स बुक्स, आप बुक्स किताबें आप जितनी पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। क्योंकि आपको ओवरकम क्योंकि आप लोगों के पास जाएंगे तो लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है इंटरनेट पे भी, और बहुत सी जगह पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे ना, चाहे वो आपके रिसर्च पेपर्स हों, चाहे बुक्स हों, या फिर और भी कुछ इंटरव्यूज हैं, आपको वो चीज़ें देखनी चाहिए या पढ़नी चाहिए ताकि आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पहली बार घट रहा है, वो कहीं ना कहीं वो घट चुका है। इंडिया में अभी जो हम लोग WSC आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो मैं महिलाओं के साथ काम कर रहा था। मैं बिहार महिला उद्योग संघ में एडवाइजरी पोस्ट पे हूँ पिछले 7-8 साल से। तो वहाँ पे करीबन 22-25 हजार महिलाओं के साथ मेरा इंटरेक्शंस हैं। जीविका में अनऑफिशियली में इंटरेक्शंस होते हैं, क्योंकि वहाँ जो YPs एंड BPM हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉलेज से आते हैं, टेस्ट और इनमां जैसे इंस्टीट्यूशन से आते हैं, जिम जी इंस्टीट्यूशन से आते हैं। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो चीजें देखी हैं कि आपको ओवरकम करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम जब आ रहा है तो आपको बेसिक डेटा पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। और बाकी टीम के साथ डिस्कशंस, प्रॉब्लम बहुत पैनिक नहीं होना है। मोस्टली स्टार्टअप्स के साथ में या फाउंडर्स के साथ में हम लोग देखते हैं कि वो तुरंत पैनिक कर जाते हैं। रेवेन्यू डाउन गया तो पैनिक कर गए, कोई कुछ बोल दिया तो पैनिक कर गए, और उसके बाद वो गलत डिसीजन लेते हैं। तो वो पैनिक नहीं करना है, दिमाग को शांत रखना है। आप फिल्म देख लो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है कि नहीं, अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आप मूवीज देख लो, आप वीडियोस देख लो, आपको जो मन करे जिस चीज से आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, और उसके बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या 4 घंटे बाद, या 2 दिन बाद, या 3 दिन बाद, 1 वीक बाद आप नॉर्मली उस पर सोच पाओ, या आप उस चीज के डिटेल में जा पाओ, तभी आप ओवरकम कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम ओवरकम कर दोगे प्रॉब्लम को, क्योंकि हर चीज का अलग अलग प्रॉब्लम है। कहीं पे
अब ऐसा है कि कहीं पे गांव में, अब हमारे जो बिहार में है, बिहार यूपी कास्ट बेस बहुत है, तो आप ऐसा नहीं है कि एक बैग उसको खत्म कर दोगे, आपको उसका बीच का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप ओवरकम करने के लिए आप जितनी ज्यादा दिमाग को शांत रखोगे और डेटा फैक्ट नंबर्स पे चलोगे और क्या सोशल इकोनॉमिक उसका चल रहा है, उस चीज को मेजर कर पाओ और उसके बाद आप डिसीजन लो, तो आप ओवरकम कर लोगे। वंडरफुल सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, जो आपने बोला कि बुक रीडिंग करनी चाहिए, तो आई थिंक जो यूथ के साथ अब प्रॉब्लम है इज़ दैट कि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि दे डू नॉट गेट टाइम टू रीड बुक्स, एंड दे आर लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ वट इज़ करंटली गोइंग ऑन जस्ट बिकॉज द प्रेशर। तो हम उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं? प्रेशर को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो है दिमाग को शांत रखें। ठीक है। लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, या जो भी लोग हैं पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ डिस्कशन करें, क्योंकि बिना डिस्कशन के आपके वो चीज़ें होंगी नहीं। आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे चीज़ें फंस रहे हैं और इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो उस तरह की किताब बुक रीडिंग्स आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्योंकि प्रेशर्स ऐसा है कि आप अगर वो दबाए हुए हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत है और आपको वो डिस्कस करना पड़ेगा, किसी ना किसी से करना पड़ेगा। Okay, sir, we'll truly do this. So now I would like to take Shubhankar to take on. Yes, sir. So now that we have understood this part of social entrepreneurship, अभी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि uh, आपने जब शुरुआत किया था तब आपका मोटिवेशन तो स्टार्टिंग में बहुत होता है, बट जब जब ऑब्स्टिकल्स आना स्टार्ट होते हैं, कठिनाइयां जब आना स्टार्ट होता है, तब उससे आपने कैसे मैनेज किया? एक जो मेजर चैलेंजेस हैं, चाहे वो कोई भी फाउंडर हो या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में है या एंटरप्रेन्योरशिप में है या बिजनेस में है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है फाइनेंस। और फाइनेंस को आपको जो मंथली खर्च है, आपका जो हाउस होल्ड खर्चेज हैं या फिर और भी जो खर्चे हैं, वो आपको आएंगे स्किल सेट से। आपको स्किल सेट पे थोड़ा सा अपने आप को समय देने की जरूरत है। आइदर आप कुछ भी करते हो, आप राइटिंग करते हो, आप बहुत अच्छा लिखते हो, आप डिजाइन कर सकते हो, आप कोडिंग कर सकते हो, या आपको जो लगता है कि आप कर सकते हो और उस चीज से हम पैसे ला सकते हैं मंथली, जो आपका खर्च है, तो एक प्रॉब्लम तो वहाँ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। दूसरी चीजें हैं, थोड़ा सोसाइटल प्रॉब्लम है, तो उस चीज को थोड़ा इग्नोर करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे हैं कि आप कितना भी आप कमा लें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं या जॉब में आप नहीं हैं, तो आपको वो प्रेशर हमेशा रहेगा, सोसाइटी का प्रेशर हमेशा रहेगा। ओके सर, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड क्या स्किल्स होते हैं, तो अभी अगर आप नहीं होते सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आप कहाँ पे होते, किस फील्ड में होते आप? आई विल बी द आईएएस। यूपीएससी? या सर दैट्स दैट्स वेयर वन योर ओनली, पैशन दैट्स ओनली वन लाइज? ऑप्शंस। तो सोशल सर्विस, वहाँ पे आपका पैशन है, दैट्स वेयर योर पैशन लाइज, सोशल सर्विस? या बोल सकते हैं। ओके, नाउ पासिंग ऑन टू वंशिका। ओके, सो सर वंशिका जैसे प्लीज कि कंटिन्यू। आपने ओके सो सर जैसे कि आपने बताया कि मतलब कि आप आपका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सर्विस में, और आप मतलब कि अभी गवर्नमेंट में भी हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। सो आप उसकी इम्पोर्टेंस बताइए हमारे यूथ को कि पार्टनरशिप, गुड नेटवर्किंग और लाइक एंगेजिंग विद गवर्नमेंट, इनकी क्या इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आप कोई इम्पैक्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज करना चाहते हैं, तो आपको वो चीज करने में अच्छे खासी समय लग जाएंगे। बट जैसे ही आप गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में जाते हैं ना, तो वो चीजें विथ इन अ ईयर, विथ इन अ 2 years आपको दिखना शुरू होता है। तब पार्टनरशिप का या आप उनके साथ इन्वॉल्वमेंट, पार्टनरशिप का ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरी चीजें हैं कि आप उनके साथ ऑफिशियली अनऑफिशियली जैसे भी काम कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ में, आप
उसके लिए पेड हो नॉन पेड हो उससे मतलब नहीं है, बट आपको सीखने के लिए बहुत चीजें मिलेंगी, क्योंकि वो नेटवर्क कनेक्शंस वो कैसे काम करती हैं और किस तरीके से चीजें चलती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस कैसे होते हैं, बिना डॉक्यूमेंट का कोई काम नहीं होता गवर्नमेंट के अंदर में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले रोल करता है। हिरार्की किस तरीके से काम करती है, आप किसी को बाईपास नहीं कर सकते हैं, छोटे से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग जो है इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि डीएम ने ऑर्डर्स कर दिया है और नीचे वाले एम्प्लॉय को वो चीजें को करना ही करना है। अगर वो उन्हें इजाजत होगी, उनके अंदर में आएगा, तभी वो चीजें होंगी। तो ये एक गवर्नमेंट का जो बेसिक चीजें हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स और एनजीओ जो हैं वो डॉक्यूमेंट करना नहीं जानते। जैसे ही वो यूनिसेफ और यूनेस्को और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बड़े ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म के साथ काम करना शुरू करते हैं ना, जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है। और डॉक्यूमेंटेशन तब लोग सीखते हैं। हमने बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखे जो 20-20 साल 25 साल से हमारे बिहार में एग्जिस्ट करते हैं, बट उन्हें आज भी डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं वो लोग। डॉक्यूमेंटेशन वो करते ही नहीं है। जब उनका कोलैब होता है गवर्नमेंट के साथ में, तब वो सीख पाते हैं कि अच्छा, हमें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंटेशन में उनके रिजेक्शंस बहुत होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पैरामीटर्स अलग हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर्स बहुत अलग हैं। ओके सर, वी अंडरस्टूड दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपने सोचा होगा कि मुझे सोशल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपकी फैमिली में भी लोगों ने बोला होगा कि क्या आप पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप में, क्या है बिजनेस में, आईएएस वाईएएस बनो, ये भी आपने सुना ही होगा। मतलब कि आपका उसमें इंटरेस्ट है, ये बात अलग है, बट ऐसे लोग बोलते हैं ना कि आईएएस वाईएएस बनो, क्या पढ़ा है बिजनेस में। तो ऐसी और कौन-सी जैसे मिसकंसेप्शंस हैं या असम्पशन्स हैं लोगों की जो आपने सुनी थी पहले, मतलब कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने से पहले? बहुत सी चीजें हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी देती है, प्राइवेट जॉब सिक्योरिटी नहीं देती है। आइदर यू अर्न मंथली, आप जो है 20 लाख रुपए भी कमा रहे हो, बट वो चीज़ है कि वो अनस्टेबल है, आपके हाथ से कब चली जाएगी। बिजनेस हमने कोलैप्स होते देखा है। रिसेंटली हमारे बहुत लॉसेस हुए हैं, दूसरे और वेंचर्स हैं मतलब वहाँ पे हमने लॉसेस देखे हैं। सो विद इन नाइट, जैसे कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं, साइड से बिजनेस चल रहे हैं, तो विद इन नाइट पूरा का पूरा रेस्टोरेंट हमारा जो जल गया, पार्टनरशिप्स में थे। तो वी हैव सीन की 30 लाख 35 लाख 40 लाख का लॉसेस हमने देखे हैं। और भी जो स्टार्टअप्स पे हमने काम किए, वो स्टार्टअप्स चले नहीं, तो हमने उस पे 2-2 3-3 साल हमने इन्वेस्टमेंट किया, टाइम इन्वेस्टमेंट किया। तो वो चीजें हैं कि प्राइवेट जॉब्स में या बिजनेस में लॉसेस बहुत हैं, अनस्टेबिलिटी बहुत है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब्स में हैं, तो आप गाड़ी लेने के लिए सोचेंगे तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि आप कार लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अनसिक्योर है कि ठीक है, हमने 10 महीने ईएमआई दिया, 11वें महीने ईएमआई नहीं जाएगा, हो सकता है मेरी जॉब चली जाए या फिर वो चीजें हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योरिटी है, वो कम पे करते हैं, बहुत ज्यादा पे नहीं कर रहे हैं, बट कम पे कर रहे हैं, बट सिक्योर हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक इंटर्न थी, स्टूडेंट थी, उनका गवर्नमेंट जॉब हुआ, सी बाय कार। बट हमने ऐसे देखे हैं जो पिछले 5 साल से जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी है 2-2.5 लाख रुपए, बट उन्हें आज तक स्टेबिलिटी नहीं आई है, या वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम वो चीज़ कर पाए। और दूसरी चीज़ है कि सोसाइटी में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि आप जो है इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, इससे बढ़िया है कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ। या फिर रुतबा नहीं है, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये बात सच भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सोसाइटल प्रॉब्लम है, ना कि वैसा है। जैसे ही आप कोई ब्यूरोक्रेट हो जाते हैं, आप जब जज हो जाते हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो जाते हैं, तो दे विल कम विथ पावर्स। और वो सोसाइटी जो है उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे ज्यादा वैल्यू करने लगती है। आइदर यू आर गिविंग अ, मतलब आप जो है 20-10 हजार लोगों को जॉब दे रहे हो, आप बहुत से लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हो, बट सोसाइटी जो है उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा जो डिमेरिट है, जो हम लोग देखते हैं, मिसकंसेप्शन है लोगों का। ओके सर, सो जैसा कि आपने बोला कि गवर्नमेंट जॉब के साथ पावर आती है
पर हमने ये भी सुना है कि द मोर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट, ठीक है? तो अगर अपने रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है। सो सर, मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हैं, बिजनेस करना या गवर्नमेंट जॉब या दोनों का मिक्सचर, या क्या चीज़? मैं बताता हूँ इसकी इसका एक बड़ा अच्छा चीज़ है। सो लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 45 days आई स्पेंड इन द हॉस्पिटल। मैंने हॉस्पिटल में, मेरे एक दोस्त के पापा को कैंसर है, एंड ही इज डूइंग अ जॉब समवेयर इन स्मॉल कंपनीज इन पटना। वो जॉब कर रहा है। मैंने 45 दिन, पूरा का पूरा 45 दिन, सुबह मॉर्निंग 7 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक मैंने उन्हें दिया, समय दिया। सो ये चीज जो फ्रीडम है समय का, वो आपको बिजनेस से आएगा, ना कि आपको जॉब से आएगा। आप या तो जॉब में लूज कर दोगे, या फिर आपकी सैलरी कट जाएगी। हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा कि वहां पे एक आदमी आए, अराउंड 65-60, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड थे, एंड ही इज abusing his son फॉर नॉट गेटिंग, कि वो कह रहा है कि भाई मेरे पास छुट्टी नहीं है, और मैं जो मतलब छुट्टी नहीं मिली है, और वो आदमी जो हैं वो लगे हुए हैं लाइन में, या चीजें करा रहे हैं, अपनी इलाज करा रहे हैं। सो ये चीजें जो आती हैं ना, वो बिजनेस से आता है। और पैसा आपको ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल आप बिजनेस में पैसे बनाएंगे। लॉसेस होते हैं, कोई डाउट नहीं उसमें, लॉसेस है, बट आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो बिजनेस नहीं होगा। तो ये चीजें। ओके सर, अंडरस्टूड। ओके सर, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने आप को 10 सालों में नेक्स्ट कहाँ देखते हैं? वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 10 years? ऐसा कुछ तो है नहीं कि कहाँ देख रहे हैं। मोस्टली मैं बिहार में ही देख रहा हूँ चीज़ों को, कि मैं यहीं रहूँ, और जितनी ज़्यादा हो सकती हैं इम्पैक्ट्स कर पाऊँ, या और भी यूथ्स आ रहे हैं, या जो भी वेंचर्स हैं, और भी मैं वेंचर्स में टेक पार्ट कर पाऊँ, इक्विटी के पार्ट पे, या और भी जो चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। जो चीज़ें आज के डेट में 85% हमारा माइग्रेशन रेट है, हम उसे और भी दोस्तों के साथ में, या गवर्नमेंट के साथ मिलकर, अगर हम उसे उसका 40% भी अगर हम कम कर पाए माइग्रेशन रेट को बिहार में, तो वो चीज़ हम 10 सालों में हम देख पा रहे हैं, कि हम उस चीज़ को 40% भी कम कर पाए। कहना मुश्किल है कि 40% भी हम कम कर पाएंगे 10 सालों में, बट चीज़ ये है कि हाँ ठीक है, हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। ओके सर, जैसा कि आपने बोला कि आप बेसिकली यू आर फोकसिंग ऑन बिहार ओनली, सो कि आपका फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान नहीं है कि एक्सपेंडिंग इन अदर स्टेट्स इन इंडिया एज वेल एज फॉरेन या अब्रॉड में भी जाना, या फिर ओनली अ, इन बिहार? मैं बता रहा हूँ। तो नो नो नो, हमारा सेंट्रल हब जो है, सारी हेडक्वार्टर्स बिहार हैं, बट इम्पैक्ट्स एंड काम जो है वो कैंपस वार हमारे 22 स्टेट में फंक्शन कर रहे हैं पिछले 7 साल से। वुमेन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 3 स्टेट्स में चल रहे हैं, बिहार, झारखंड एंड यूपी, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेंशन करें। और मैं पर्सनली कुल टोटल जो है 7 स्टेट में ऑफिशियली, वहाँ के स्टार्टअप्स में, गवर्नमेंट में मैं ऑफिशियली मेंटर हूँ। कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, सिक्किम में, यूपी में, एमपी में, सारी जगह पे स्टार्टअप इंडिया में ऑफिशियली मेंटर हूँ। तो जो चीज़ें मतलब देनी है, मैं वहाँ समय दे रहा हूँ जहाँ पे चीज़ें हैं, बट सेंट्रल हब जो है मेरा बिहार है, कि हम बिहार पे फोकस कर रहे हैं। Okay, that's amazing, sir. Now I would like Shubhankar to take on. सर आप अभी मेनली फोकस कर रहे हो बिहार में, बट अभी थैंकफुली देर आर अभी बहुत नए यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, जो ऑल ओवर इंडिया इम्पैक्ट करना चाहते हैं आपके जैसे। और बहुत यंगस्टर्स आपको देखते हैं एज एन इंस्पिरेशन। तो किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए आपका क्या एडवाइस होगा, जिसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आना है? एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में किसी भी सेक्टर में, एजुकेशन या हेल्थ केयर या किसी भी सेक्टर में उसको स्टार्ट करना अपना समथिंग, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगा आपके लिए सर? पहली चीज़ जो है, वो आइदर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप हो, या आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको
पेशेंस वाली चीज़ें जो हैं, बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें हैं कि सेल्फ डाउट और अपने आप को स्किल अप करने की बहुत ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा रीडिंग कर सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं या सीख सकते हैं, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले रोल करता है। और पैनिक नहीं करना है। बहुत ईज़िली लोग पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं और वेंचर्स बंद कर देते हैं। नहीं होगा, ये नहीं होगा, दूसरा होगा, वो नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, बट होगा। क्योंकि कभी भी वेंचर्स बंद होते हैं तो हमें लर्निंग देता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा बर्बाद हो गए। वो 2 साल ठीक है, हमने जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न है हमारे पास। हमारे पास बहुत सी लर्निंग है। ओके सर। तो लर्निंग पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इमीडिएट सक्सेस, यस सर, अकॉर्डिंग टू हमने व्हाट भी यू ये सेड। सुना है कि लर्निंग पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट बुकिश नॉलेज. सो सर, नाउ we have came to the last part of the interview and this will be our last question for the interview. So for the ठीक है। last question मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि what is the best piece of advice that someone has given you or you have received from someone like that has completely changed your life, कि उसने आपकी लाइफ में बिल्कुल इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया हो कि यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑल आफ्टर दैट एडवाइस. अ, पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपने नाम सुना या नहीं। इरफान आलम हैं, सम्मान फाउंडेशंस के फाउंडर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ऑक्सफर्म इंडिया के फाउंडर हैं अशरफ पटेल। एंड आउटलाइन इंडिया के फाउंडर हैं प्रेरणा मुखारिया। एंड देहात के फाउंडर हैं शशांक, बिहार से हैं। शशांक बिहार से हैं, इरफान बिहार से हैं। एंड दे आर वन ऑफ द, ये वो नाम है जो इंडिया में रियॉन नेम है सोशल सेक्टर्स में। और जब भी उनसे मुलाकात होती है या बात होती है तो शुरुआत में भी अ, उन्होंने एक ही चीज सिखाया मुझे कि आप कितने भी ऊपर चले जाओ इन मॉनेटरी और नेम फेम या चीजें हैं, आप ग्राउंड को टच करके रखो। आपकी ह्यूमिलिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। आप सिंपल दिखने चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बंदा कौन आ रहा है, आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। आपको हर ईमेल का रिप्लाई करना है, हर मैसेज का रिप्लाई करना है। और जितनी हम्बल हो सकती है आप सामने वाले को सुनो, पहले उसको समझो, उसके बाद रिप्लाई करो। तो स्टे हम्बल। ये इन सभी के पिछले 22 साल 24 साल के कैरियर में हमने देखा है। आज भी वो मतलब जब भी मिलते हैं, मतलब ऑक्सफोर्ड इंडिया इतनी बड़ी है, सिर्फ मैम मतलब लास्ट ईयर आई थिंक 2021 में उन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला स्का फाउंडेशन से। इरफान आलम मतलब इंडिया के सबसे मोस्ट रियॉन्ड नेम में है। कर्नाटका स्टेट एकेडमिक बुक में स्टैंडर्ड 10th के बुक में, इंग्लिश के बुक में उनके बारे में पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। जस्ट हमारे घर के बगल में उनका ऑफिस है, वो यहाँ रहते हैं। आई सॉ ह्यूमिलिटी कि वो कितने ग्राउंडेड हैं। तो ह्यूमिलिटी जो है वो बहुत मैटर करता है। दैट्स अमेजिंग सर. जैसे कि आपने बोला कि हर ईमेल का रिप्लाई करना चाहिए, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू हेयर कि यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स कि जब हम रीच कर रहे थे लोगों को वाइल टैपिंग द एंटरप्रेन्योर्स, सो यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु रिप्लाइड ऑन ईमेल एज वेल एज लिंक्डइन, सो थैंक्स फॉर दैट ऑल्सो.